डॉक्टर लक्ष्मण, पहली टिप्पणी मैं आपकी लेना चाहता हूं। ये जो प्रसंग खड़ा हुआ है, अमित शाह का ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वगैरह वगैरह। आप इससे कितना सहमत हैं? और एक दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा ये है कि विपक्ष की लामबंदी क्या कहती है? क्या वो अमित शाह का इस्तीफा ले पाने में कामयाब हो पाएगा? बहुत शुक्रिया मुकेश जी। और इतना जरूरी सवाल कि माफी मांगनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि सबसे पहले अंबेडकर, उनके विचार के लिए लड़ने वाले और इस देश में सामाजिक न्याय की बात करने वाले उन तमाम अनाम लोगों को इसके क्रेडिट जाती है कि एक व्यक्ति कैसे विचार में बदलता है। और उसकी अहमियत केवल राजनीतिक होती तब भी ये दबाव नहीं होता, उसकी अहमियत सामाजिक है, सांस्कृतिक है। डॉक्टर अंबेडकर अब अमृत काल के भारत में, संविधान के 75वें साल के भारत में देश के सबसे बड़े आइकॉन बने हैं। वंचित, शोषित या संविधान सम्मत किसी भी संघर्ष के आइकॉन बने हैं। एक तो ये उन लोगों को बधाई। अब इसका दूसरा सवाल ये भी है कि माफी मांगी गई किस बात को कहते हुए? कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब ये बात बोल कौन रहा है? वह भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जिसकी सबसे बड़ी महारत इसी बात में है कि वो विपक्षी दलों के लोगों को, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके, विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं की छवियों को धूमिल करने के लिए झूठ, फूट और लूट का सहारा लेती रही है। अब तीसरा पक्ष क्या, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब अमित शाह जी ये बोल रहे थे कि अंबेडकर अंबेडकर रटने से भगवान मिल जाता, मैं अपनी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं मुकेश दा, फिर अपने पॉलिटिकल कमेंट पर आता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कौन है, ये बात समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर इनसे फुर्सत मिलती तो पढ़ते कि डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या है। डॉक्टर अंबेडकर इस देश में बहुत लोगों की साजिशों के शिकार हुए। कांग्रेस ने भी गलती की। डॉक्टर अंबेडकर का भारत रत्न 90 में मिला, उनका समग्र प्रकाशन 80 में आया, उनकी सारी रचनाओं का। 90 के बाद डिस्कोर्स में मंडल आंदोलन के बाद अंबेडकर आए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या है? वो करोड़ों वंचितों, शोषितों के लिए भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हक अधिकार दिलाने वाले नायक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। एक तो ये बात है। अब भारतीय जनता पार्टी, उसको ये लगा कि संविधान का नैरेटिव 2024 के चुनाव में उनके खिलाफ जा चुका है। विपक्ष पूरे एकजुटता के साथ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों को मैं थोड़ा ज्यादा क्रेडिट देने के साथ कहूंगा कि 24 के चुनाव में उन्होंने संविधान को नैरेटिव बनाया। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें बीजेपी हारी। उसके बाद लगा कि चलिए चुनाव बीत गया, विपक्ष संविधान को भूल जाएगा। शपथ लेते हुए संविधान था, शपथ में नारे जय भीम थे, सब कुछ था। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल थी कि क्या वो दलित विरोधी, संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी है क्या? तो उस छवि को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री संविधान को माथे पर लगाकर शपथ लेते हैं। अंबेडकर के द्वारा किए गए कामों, मतलब उनका अलीपुर का घर हो, इंटरनेशनल सेंटर हो, विदेश से ला करके मुंबई तक का घर हो, उस सब को दिखाने चाहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, हम अंबेडकर विरोधी नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो हम क्या इतिहास नहीं जानते कि जैसे संविधान बना, मनुस्मृति की बात कहकर संघ ने विरोध किया कि नहीं किया? 1983, 1993, 2000 विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने कहा कि संविधान खत्म हो रहा है या इसको बदलना चाहिए, ये पुराना पड़ गया। इस विमर्श में अभी तक विपक्ष हावी था। अमित शाह ने जब ये बयान दिया तो उससे ये लगा कि अंबेडकर के खिलाफ ये चीज है और बहुत अपमानजनक तरीके से उन्होंने बोला है। वो ये साबित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भगवान है वो करोड़ों लोगों के लिए, भगवान से बढ़ के हैं। इसमें विपक्ष को जो मौका मिला है, इस मौके को विपक्ष को नहीं भूल चूकना चाहिए और ये बात जाएगी। आपने जो सवाल के दूसरे हिस्से में जोड़ा कि इसका पॉलिटिकल क्या गेन होगा, विपक्ष के पास ये मुद्दा मिला कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी। डॉक्टर लक्ष्मण, इस पर आते हैं कि पॉलिटिकल गेन वाली बात पर आते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न माफी मांगी, माफी मांगना तो दूर है, खेद भी प्रकट नहीं किया अमित शाह ने। और वही हेकड़ी थी, वही अकड़ थी,
और वही पूरा सब कुछ अंदाज था, सब कांग्रेस पे थोप देना और हम पाक साफ हैं ये जताना। ये जो रवैया है, क्या आपको लगता है कि इस रवैये के मद्देनजर वो विपक्षी दबाव में माफी मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे, या प्रधानमंत्री मोदी उन्हें कैबिनेट से बाहर कर देंगे? मुकेश दा, एक बात तो ये है कि अमित शाह जी माफी मांगेंगे, ये बहुत बड़ी एक राजनीतिक हार होगी उनकी, क्योंकि अमित शाह जिस राजनीति के लिए अपनी इमेज बनाए हुए हैं, वो पूरी इमेज धराशायी हो जाएगी। वो शख्सियत ये है कि सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा एरोगेंस, सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में केंद्र की राजनीति में जो शख्स हो, वो माफी मांग ले, वो फिर एक पॉलिटिकल बैटल पर वो पीछे हो जाता है, नंबर एक। इसलिए वो मुश्किल है कि माफी मांगेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, वो मौजूदा वक्त में देश में वह नैरेटिव जो एकमात्र नैरेटिव है जिस पर भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है, मुश्किल में पड़ जाती है, वो सामाजिक न्याय का नैरेटिव है, जाति का नैरेटिव है। मिसाल के तौर पर आज तक जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ये वाक्य बोलने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नहीं हुई, जबकि वो नहीं करा रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते। आरक्षण पर बोलकर क्या क्या हो चुका है, संविधान पर बोलकर अभी हाल ही में परसों क्या हुआ है, ये देखा है। तो मुद्दा भी इतना महत्वपूर्ण है कि वो यूं ही अब चला भी नहीं जाएगा। मुश्किल ये है, अब दोनों के बीच टकराव है। मुद्दा ये है कि देश की सबसे बड़ी वह आबादी जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर, बहुत हमारे दोनों पैनलिस्ट ने जो बात कह दी कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान को नहीं मानते थे, स्वर्ग नरक में यकीन नहीं रखते थे, इस देश में आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से जो बहुमत की बहुसंख्यक आबादी थी, नरक का जीवन जी रही थी, उसे कुछ हद तक कथित तौर पर स्वर्ग और स्वर दोनों देने का काम जिस अंबेडकर ने किया, उस अंबेडकर का मामला जुड़ा हुआ है। अब राजनीति यहां क्या कहेगी? अगर आप माफी नहीं मांगते, जैसे मिसाल के तौर पर आप कितना भी गिनवा दीजिए कि कांग्रेस ने अंबेडकर का कितना अपमान किया, और आज से नहीं गिनवा रहे हैं आप, पिछले मतलब एक एक आधा दशक तो हो गया ये गिनाने में कि सामाजिक न्याय कौन करता है? बीजेपी। हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, हमने दलित राष्ट्रपति दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, हमने पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दिया, सदन में चर्चा हुई जाति जनगणना पर, तो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मोदी जी, अमित शाह, हमने कितने मुख्यमंत्री ओबीसी दिए, दलित दिए, कितने कैबिनेट मंत्री दिए, सब कुछ गिनाएंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि जिस अंबेडकर पर पूरा सोशल जस्टिस का नैरेटिव खड़ा है, आप उनके खिलाफ जो बोले हैं वो एक तो जाएगा नहीं। अब इसका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका और थोड़ा डिकोड करें, इसका दबाव देखिए मुकेश दा, प्रधानमंत्री को कितना ट्वीट करना पड़ा सफाई देने के लिए, अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कोई मुद्दा आप बता दीजिए पिछले हाल के दिनों में जिस मुद्दे में यह तेवर रहा हो कि बीजेपी बैकफुट पर हो, ये वो मुद्दा है। अंबेडकर वो आइकॉन है जिस पर फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? क्या इस्तीफा होगा? अभी मैं कहूंगा कि अभी नहीं। अभी तो हमारे जिन बौद्धिक लोगों का नाम शीतल जी ने ले लिया, वो तो ये गिनवाने में लगे हैं कि मनुस्मृति तो कहीं है ही नहीं, अब तो संविधान से देश चलता है। बिक गए लोग। वो कल तक कहते थे कि मनुस्मृति की वजह से राजस्थान के हाईकोर्ट के सामने मनुस्मृति लगी है। लेटरल एंट्री, प्राइवेटाइजेशन, एनएफएस, इतने मुद्दे हैं, आउटसोर्सिंग। अखिलेश यादव जब सदन में बोले, या प्रियंका और राहुल दोनों ने बोला, तो उन्होंने जो जो मुद्दे गिनवाए वो सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं। तो पॉलिटिक्स असल में वहां खड़ी है जहां नीतीश कुमार को भी मुश्किल होने वाली है, जहां उनके खेमे में खड़े आप कुछ भी कर लो, अंबेडकर का अपमान हुआ, यह विमर्श अगर जनता में गया तो भाजपा के लोग गांव में घुस नहीं पाएंगे। फिलहाल अंबेडकर की अहमियत वो है। इसलिए मैं यहां से जोड़कर देखता हूं कि वो माफी मांगेंगे या सत्ता से इस्तीफा देंगे या बीजेपी उनकी कुर्बानी देगी, अभी इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे, पॉइंट नंबर 1। लेकिन ये वो मुद्दा है जो अब यूं ही नहीं जाएगा।
अब तो मैंने उसका सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट दिया। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर बैठ गए, अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस सड़क पर उतर गई। अखिलेश यादव, जो नए अखिलेश यादव बने हैं, वो आज के अखिलेश यादव अंबेडकर और लोहिया को अपना आइकॉन मानते हैं, पीडीए की लड़ाई। वो सपा अगर कल सड़क पर उतर गई, नीतीश कुमार को मजबूरी में खड़ा होना होगा, क्योंकि वो वहां नहीं खड़े हो सकते। मुझे ये दिख रहा है मुकेश दा कि आने वाले दिनों में राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल यही मुद्दा ला सकता है, बशर्ते विपक्ष इसे फौरी तौर पर, रस्मी तौर पर या औपचारिक तौर पर न ले। और जो समाज का एक बौद्धिक वर्ग है, जैसे हम लोग की भूमिका क्या है, आपने इंट्रो में कहा सपा से जुड़ा हूं, मैं अभी भी वो भूमिका निभा रहा हूं कि जहां हमारा विचार मेल खाता है, उस जगह पर बिना बिके उसी संविधान की बात की जाए। मुझे लग रहा है इस जगह पर बीजेपी ट्रैप में आएगी। अभी हो सकता है कल परसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है फिर सफाई दी जाए, फिर सफाई दे करके ये बताया जाए कि हम, और फिर हो सकता है बीजेपी और एग्रेसिव हो जाए। बीजेपी अभी बैकफुट पर नहीं आएगी, लेकिन इस मुद्दे पर जनता एग्रेसिव है, ये मेरा कहना है। और पीछे से आलू आगे से सोना को क्लिप करके टेलीविजन से लेकर सदन में बोलने वाले लोग आज कह रहे हैं कि क्रॉप कर दिया, और गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं कि हम लीगल एक्शन की भी पड़ताल करेंगे। आज आपने सुना होगा कि इसके जो कानूनी पहलू हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी उसकी जांच करेगी। और उसको, आपको याद है अमित शाह जी का एक बयान ठीक लोकसभा चुनाव के बीच में थोड़ा क्रॉप करके चला दिया गया कि वो किसी और को कोट कर रहे थे कि एमएससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करेंगे। अमित शाह जी ने मुकदमा कर दिया है, जितने लोग उसको ट्वीट किए थे। हो सकता है बीजेपी यही कुछ करे, हो सकता है बीजेपी एग्रेसिव हो, लेकिन मुझे ये दिखता है मुकेश दा कि अंबेडकर का सवाल है, ये भारी पड़ेगा भाजपा को, और ये भारी पड़ने जा रहा है।